अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक और प्रेसिडेंट देखने जा रहे हैं यूएसए के। इनका नाम है एंड्रयू जैक्सन और ये एक वार हीरो हैं। और इनसे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं हम आज देखते हैं जी। इनके एरा को कहा जाता है एरा ऑफ कॉमन मैन या एज ऑफ कॉमन मैन। ये 1829 से लेके 37 तक दो टर्म्स इन्होंने लिए हैं और इन दो टर्म्स में इनका जो सफराज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वोटिंग जो राइट्स हैं वो आपके 7 फोल्ड इंक्रीज़ आया है। और दूसरा, एक कॉमन मैन जो है वो एक वार हीरो में इमर्ज करके आपका जो है प्रेसिडेंट बना है। जैसे आज आप देख रहे हैं इमरान खान क्रिकेटर से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो इसी तरह ये कॉमन मैन से आपके पास प्रेसिडेंट बने हैं। फिर इन्होंने इंडियन रिमूवल एक्ट दिया है। इंडियन रिमूवल एक्ट में ये था कि नेटिव अमेरिकन्स जितने भी रह रहे थे वो इस यहाँ से शिफ्ट हो के वेस्ट में जाके ओरिगोन में जाके वो शिफ्ट हों। ये इनका एक रिमूवल एक्ट था। इसमें मसला ये था सिर्फ़ और सिर्फ 5 ट्राइब्स का। जो 5 सिविलाइज्ड ट्राइब्स थे उनमें भी सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड जो थे वो थे चेरोकी। तो वो तो फुली उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था नया जो है वो एक फैशन चीज़ें। वो बिल्कुल ये चेरोकी दिखने में जो है नहीं लगते थे कि ये नेटिव अमेरिकन्स हैं। ये लगते थे कि बिल्कुल ही ये माइग्रेटेड हैं। इन्होंने सारा कल्चर ही एडॉप्ट कर लिया था अमेरिका का। तो ये तो कह रहे थे कि हम जो है आपके तरह ही पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप हमें क्यों निकाल रहे हैं। पर यहाँ पे एंड्रयू जैक्सन बहुत बड़े फोर्सफुली होके 1837 में आर्मी बुला के इनको यहाँ से यहाँ भगाते हैं। भगाने में यहाँ से जो लोग जाते हैं उनमें से 50% बंदे मर जाते हैं क्योंकि इन्होंने तैयारियां नहीं की होती। वैसे भी मेडिकल रीज़न से आधे मर जाते हैं, वेदर कंडीशंस की वजह से मर जाते हैं। यहाँ पे ये पूरे कोई सहूलतें नहीं होती, कोई रास्ते ट्रैक नहीं होता। कहीं पे चलते चलते पहाड़ आ गया, चलते चलते नदी आ गई, तो इस तरह से कोई भी रास्ता नहीं था। तो इनको बस इधर से कहा जी कि निकल निकल जाओ आप लोग यहाँ से। और कोई गवर्नमेंट ने मेथड और नहीं दिया कि कहाँ पे जाएं, कैसे जाएं और क्या सप्लाईज़ हैं इनकी, कैसे ये ज़िंदगी गुजारेंगे, कुछ भी नहीं सोचा। तो ये इनका बड़ा एक फ़ोर्सफुल और एक ब्रूटल सा एक काम रहा है, क्रूअल सा, जो इनके क्रिटिसिज्म में सबसे ज़्यादा आता है। फिर इनका जो सब दूसरा अच्छा काम है उसके बाद इन सफ़राज के बाद, वो है आपका रोटेशन ऑफ ऑफिस। इन्होंने कहा कि ऑफिसेज जो हैं, जो फेडरल सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो फेडरल ऑफिसर्स जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनके हेड वो कंटिन्यूस रोटेशन पे चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा आया है वो जब मरेगा तभी जाएगा। पर एक बंदा आया है वो साल बाद वो चला जाएगा, 1 साल, फिर दूसरा बंदा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। इस तरह रोटेशन ऑफ ऑफिस चलती रहेगी और एक कॉमन मैन को मौका मिलता रहेगा ऑफिस में आने का। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आके इंजॉय करेंगे और इस डाइवर्सिटी से ऑफिस का भी फ़ायदा होगा। फिर इस रोटेशन का इन्होंने एक और प्रिंसिपल भी दिया। इन्होंने कहा स्पॉयल सिस्टम होगा कि जितने भी ये फेडरल सीनियर फेडरल ऑफिसर्स हैं, वो जब भी नया प्रेसिडेंट आएगा वो उनकी मर्ज़ी पे चेंज हो जाएंगे। नया प्रेसिडेंट जैसे इलेक्शन होके आ गया, उसके बाद जितने भी सीनियर फेडरल ऑफिसर्स पहले वाले थे वो उनको स्पॉयल करेंगे। स्पॉयल यानी निकाल देंगे और अपॉइंटमेंट खुद ही करेंगे, मतलब नॉमिनेशन देंगे और सेनेट अप्रूवल करेगी। तो ये था स्पॉयल सिस्टम। तो आप यहाँ पे खुद से एनालाइज करें कि जब कॉमन मैन क्यों कहा जाता है, मतलब कॉमन मैन के लिए क्या हो रहा है। यहाँ पे कॉमन मैन को आपको वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमन मैन जो है आपका एक प्रेसिडेंट बन जाता है। फिर आपके जो है कॉमन मैन आपका रोटेशन ऑफ ऑफिस में आता है। आप ज़्यादा बंदे होल्ड कर रहे हैं पब्लिक ऑफिसेज़ को। फिर हमारे पास एक प्रेसिडेंट जो है वो किधर से भी बंदा उठा के वो एक ऑफिसर बना सकता है। तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपके टेक्नोक्रेट्स आएंगे, आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स आएंगे, जो कभी शायद पब्लिक ऑफिसेज होल्ड ना कर पाते, अब जो हैं वो होल्ड करेंगे। जैसे ट्रम्प के टाइम पे हम देखते हैं तो इन्होंने बिल्कुल ही लिहाज नहीं किया था। इन्होंने फुल्ली जो है टेक्नोक्रेट्स रखे थे अपनी गवर्नमेंट में, जिनको ये लाइक करते थे, भले उनका जो अपने जो इदारे में भले क्लर्क हों, बिल्कुल छोटी पोस्ट पे हों, वो उन्होंने पूरे इदारे का हेड बना दिया। तो इस तरह का काम हो सकता है।
अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं कि जब भी जैक्सन का क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा कंपैरिजन में चलेगा जेफरसन के साथ, क्योंकि ये जो दो प्रेसिडेंट हैं वो एक पॉलिटिकल सिस्टम में इनका कंपैरिजन हमेशा से चलता हुआ है। अ, आप इकोनॉमी में हमारे पास रीगन और क्लिंटन हैं जिनकी आपस में डिबेट्स आती हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉरेन पॉलिसी में मनरो और आपका जो है इधर से ओबामा डॉक्ट्राइन, बुश डॉक्ट्राइन और इस तरह से दो तीन डॉक्ट्राइन्स हैं फॉरेन पॉलिसी में। और पर यहाँ पे पॉलिटिकल में सिर्फ और सिर्फ आज तक दो ही हैं जिनकी आपस में बहस होती है कि ये सही थे या ये सही थे, जेफरसन या जैक्सन। ये हम ऑलरेडी जेफरसन देख चुके हैं। आज इनका कंपैरिजन करते हैं जैक्सन के साथ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ वाइट 50% मेल पॉपुलेशन को वोट करने का हक था, जो टैक्स पेयर हैं, जो प्रॉपर्टी रखते हैं। पर यहाँ पे 90% सफराज हो गया, सबको वोटिंग राइट्स मिल गए। तो यहाँ पे ये कॉमन मैन को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिनके पास भले प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये कहते थे कि एजुकेटेड एलीट जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है। ये कहते हैं कॉमन मैन कोई भी हो वो वो जो है ऑफिस होल्ड कर सकता है। इन्होंने तो प्रॉपर स्पॉइल सिस्टम दिया कि कैसे कॉमन मैन आ सकता है ऑफिस में। ठीक है, फिर है व्हाट वाज ईच मैन्स व्यू अबाउट डेमोक्रेसी। इनका डेमोक्रेसी के बारे में है कि पावरफुल नेशनल गवर्नमेंट हो। यहाँ पे ये कहते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कॉमन मैन को भी, नीचे वाले लोगों को भी। तो डेमोक्रेसी जो है इंक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव ना हो। इकोनॉमी में देखते हैं, इकोनॉमी में जेफरसन जो है वो कहते हैं एग्रीकल्चरल डेमोक्रेसी हो। इनको डर लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री से, ये कहते हैं वहाँ के लोग जो है वो लालची हो जाते हैं इंडस्ट्री और इसमें मिलों में। तो एग्रीकल्चर इनको बड़ा पसंद होता है। तो ये इकोनॉमिक सेक्टर को देखते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को फोकस करते हैं। पर ये आपके फार्मर्स को, लेबर्स को, मैकेनिक्स को, सबको, जो भी कॉमन मैन हैं उन सबको सपोर्ट करते हैं, उन सबको एक अच्छी नज़र से देखते हैं। इंडस्ट्रियलिज्म को ये दोनों कैसे देखते हैं? ये डरते हैं इंडस्ट्रियलिज्म और अर्बनाइजेशन से। ये कहते हैं ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं करप्शन और टायरनी के। पर ये एक्सेप्ट करते हैं, ये जो है कहते हैं कि हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये आज का मॉडर्नाइज दौर है। ओके, व्हाट वाज ईच मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड द यूएस बैंक। तो यूएस बैंक में तकरीबन दोनों का सेम ही है। इन्होंने भी डिसलाइक किया था, इन्होंने भी डिसलाइक किया है। एंड्रयू जैक्सन ने हार्श स्टेप उठाया था यहाँ पे। इन्होंने बिल्कुल ही बिल किल कर दिया था। इन्होंने जो नेशनल बैंक चल रहा था वो नेशनल बैंक इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और इन्होंने क्यों ख़त्म किया? इन्होंने कहा कि वो मोनोपोली थी रिच की, वो सिर्फ वहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स बैठे थे, कॉमन मैन नहीं है। तो ये जो है नेशनल बैंक का चार्टर ही दोबारा से रीन्यू नहीं करते। आगे चलते हैं, सोशल डिफरेंसेस देखते हैं। स्लेवरी के बारे में दोनों का क्या व्यू था? स्लेवरी जी जेफरसन डिसलाइक करते थे, पर इन्होंने ख़त्म इसलिए नहीं की क्योंकि एग्रीकल्चर इनको पसंद था। और एग्रीकल्चर 99% उस टाइम पे स्लेव्स करते थे। अगर ये स्लेव्स को कोई भी टच करते तो एग्रीकल्चर बिल्कुल से फॉल डाउन हो जाता। तो इसलिए इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया कि स्लेवरी को ख़त्म नहीं किया। जैक्सन स्लेव को ओन करते हैं, स्लेवरी इनको अच्छी लगती है, स्लेवरी के लिए ये प्रो स्लेवरी हैं। तो ये डिफरेंस है। ये एक इनका क्रिटिसिज्म कर लें कि एक कॉमन मैन के लिए हुकूक की बात कर रहे हैं और दूसरा स्लेवरी को लाइक कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों का एटीट्यूड क्या है? हमारा नया क्वेश्चन, दोनों का एटीट्यूड क्या है वुमन के लिए और नेटिव अमेरिकन्स के लिए? तो दोनों ही नेटिव्स को, इंडियंस को और वुमन को इक्वल नहीं देखते, और दोनों में अपनी अपनी खामियां हैं, जो है मेन से कम समझते हैं। हाउ डिड ईच मैन व्यू एजुकेशन। अच्छा, जेफरसन के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, वो इसको प्राइम विर्चू समझते थे। और जेफरसन ने एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया भी ओपन की थी। और हमने पीछे देखा कि उन्होंने कहा एजुकेशनल एलीट्स जो है वो उस ऑफिस संभालें सिर्फ। पर जैक्सन कहते हैं एजुकेशन नहीं, हार्ड वर्क हमें चाहिए है।
اور سیلف میڈ مین چاہیے ہمیں، کوئی ایجوکیشن لازمی نہیں ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ بڑے لوگوں کی جو ہے وہ پریویلیج ہے، پرک ہے، وہ غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا، دونوں سوشل موبلٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سوشل موبلٹی ہوتی ہے کہ آپ معاشرے میں گرو کریں. کل آپ 5,000 کماتے تھے، پھر 10,000، پھر 15,000، پھر 20,000. آپ چھوٹی گاڑی میں گھومتے تھے، بڑی گاڑی، اس کے بعد آپ نے بڑا گھر لے لیا. تو یہ ایک اپورڈ سوشل موبلٹی ہے. تو آپ نے اپورڈ سوشل موبلٹی کیسے گین کرنی ہے؟ جیفرسن کہتے ہیں صرف طریقہ ہے آپ کا ایجوکیشن. آپ ایجوکیشن حاصل کریں، آپ خود ہی جو ہے اوپر ترقی کرتے جائیں گے. پر جیکسن کہتے ہیں کوئی ایجوکیشن نہیں، آپ جو ہے ہارڈ ورک کی طرف جائیں، کوئی بھی فیلڈ میں چلے جائیں آپ، اس میں بس آپ لگن سے کام کریں، محنت سے کام کریں، تو آپ جو ہے سوشل موبلٹی میں چلے جائیں گے. تو یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. یہاں پہ دونوں کا ہم نے کمپیریزن بھی کر لیا ہے. ویسے بھی جیکسن کا کبھی بھی اگر کوشچن آتا ہے تو آپ نے اسی انداز میں بتانا ہے اور ساتھ ساتھ کمپیئر کرتے رہنا ہے جیفرسن کو. تو تھینک یو اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.